आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज बात करेंगे टीबी के लक्षणों के बारे में। कैसे पता लगाया जाए कि किसी व्यक्ति में टीबी की संभावना है या नहीं है, या टीबी का संभावित मरीज किसे मानेंगे। तो बात करते हैं संभावित पल्मोनरी टीबी के मरीजों की। टीबी के दो प्रकार होते हैं, जैसा कि आपको मेरे पहले वाले वीडियो में भी देखने को मिला होगा। एक तो पल्मोनरी टीबी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अगर फेफड़ों की टीबी है तो उसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं, और फेफड़ों के अलावा शरीर के किसी अन्य भाग की टीबी है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। तो हम बात करते हैं पल्मोनरी टीबी की। तो पल्मोनरी टीबी के क्या लक्षण होंगे जिनसे पता लगा सकते हैं कि उस मरीज को या उस पेशेंट को टीबी है। तो इसमें सबसे पहला आता है 2 सप्ताह से अधिक की खांसी। यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक की खांसी है तो उसे टीबी का संभावित रोगी माना जाता है। ऐसे मरीज की टीबी की जांच कराना आवश्यक है। उसके साथ अगर दूसरे लक्षण की बात करें तो दूसरा लक्षण है 2 सप्ताह से अधिक का बुखार। यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से ज़्यादा बुखार है तो उसमें भी टीबी के लक्षण हो सकते हैं, वो टीबी का संभावित मरीज है। ऐसे मरीजों की भी टीबी की जांच कराना आवश्यक है। इसके साथ तीसरा लक्षण आता है असामान्य रूप से वजन में कमी। असामान्य रूप से वजन में कमी किसे कहेंगे हम? यदि किसी व्यक्ति का वजन 3 महीने के भीतर 5% कम होता है तो उसे असामान्य रूप से वजन में कमी कहेंगे। जैसे यदि किसी व्यक्ति का वजन 50 किलो है और अगर वो 47.5 किलो से कम आता है, मतलब 2.5 किलो से कम अगर उसका वजन हो रहा है 3 माह के अंदर, तो वो टीबी का संभावित मरीज माना जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति में हीमोप्लासिस यानी कि बलगम में खून का आना, यदि किसी व्यक्ति के बलगम से खून आ रहा है तो वह व्यक्ति भी टीबी का संभावित मरीज होगा। इसके साथ ही एक और लक्षण होता है रात को पसीने आना। अगर किसी व्यक्ति में रात में पसीने आ रहे हैं, यदि व्यक्ति रात के अंदर पसीने आते हैं किसी व्यक्ति के, तो वह भी टीबी का संभावित रोगी होगा। इसके साथ ही अगर असामान्य चेस्ट रेडियोग्राफ, अगर उसके एक्सरे में कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है तो वो भी टीबी का संभावित रोगी होता है। इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखता है तो उसे हम पल्मोनरी टीबी कहा जाता है, मतलब टीबी का संभावित रोगी। इनमें से अगर कोई भी लक्षण उस व्यक्ति में पाया जाता है तो वो टीबी का संभावित मरीज होगा। और इसके अलावा अगर सूक्ष्म जैविक रूप से पुष्ट टीबी रोगियों के संपर्क, यानी कि जो टीबी के मरीज स्लाइड से कन्फर्म है या जिनमें टीबी के बैक्टीरिया पाए गए हैं, उनमें संपर्क में आने वाले व्यक्ति कोई भी हो, वो टीबी का संभावित रोगी होगा। इसके साथ ही अगर कोई PLHIV है, HIV से ग्रस्त है, अगर उनमें से उन व्यक्तियों में जो मैंने लक्षण बताए हैं टीबी के, उनमें से कोई भी लक्षण अगर किसी भी समय प्रकट होता है, उसमें 2 सप्ताह वाला क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। अगर एक दिन ही भी उसको खांसी चलती है या एक दिन से ज़्यादा का बुखार है या उसका वजन कम हो रहा है या बलगम में खून आ रहा है तो उसे टीबी का संभावित रोगी माना जाएगा। इसके साथ मधुमेह रोगियों, कुपोषित बच्चों, कैंसर रोगियों, प्रतिरक्षा दबाने वाले या स्टेरॉयड पर रोगियों को टीबी के लक्षणों के लिए नियमित रूप से जांच किया जाना आवश्यक है। ऐसे रोगियों में अगर किसी भी समय अगर इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो वो टीबी का संभावित मरीज माना जाता है। पल्मोनरी टीबी के निम्नलिखित का परीक्षण भी किया जाता है, मतलब इनमें से अगर कोई रोगी है तो उनको भी टीबी का संभावित मरीज माना जाएगा। किसी भी अवधि में खांसी वाले सूक्ष्मजैविक रूप से पुष्ट टीबी के रोगियों के संपर्क में, अगर टीबी के रोगियों के परिवार में या अगर कॉन्टैक्ट में कोई रोगी है, अगर उसको खांसी है या बुखार है या उसके बलगम में खून आ रहा है तो वो टीबी का संभावित रोगी होगा। इसके साथ ही संभावित पुष्टिकारक अतिरिक्त पल्मोनरी टीबी किसी भी अवधि की खांसी होने पर, अगर किसी के घर में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मरीज है और उसके परिवार में किसी को खांसी है या बुखार है तो वो भी टीबी के संभावित रोगियों की सूची में
आएंगे। किसी भी अवधि में खांसी वाले HIV पॉजिटिव रोगी, HIV से ग्रसित रोगी अगर किसी भी अवधि में उसको खांसी है तो वो टीबी के लिए संभावित रोगी माना जाएगा। इसके साथ ही अगर हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की बात कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का संभावित रोगी किसे माना जाता है, तो इसके लक्षण है विशिष्ट अंगों के लक्षणों की उपस्थिति, जैसे लिम्फ नोड की सूजन, जोड़ों में दर्द या सूजन, गर्दन की अकड़न, भटकाव जैसे लक्षण आदि, और या संवैधानिक लक्षण जैसे असामान्य रूप से वजन कम होना। अगर उसको फेफड़े के अलावा कोई दूसरे प्रकार की टीबी है तो उनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। एवं 2 सप्ताह से अधिक का बुखार होना एवं रात्रि के समय पसीना आना। इसके साथ ही अगर किसी की गर्दन या बगल में गांठ है तो वो भी टीबी का संभावित रोगी माना जाता है। इसी प्रकार बच्चों में टीबी का संदेह कब करेंगे हम, बच्चों में कैसे माना जाएगा कि बच्चों में टीबी है, तो ऐसे बच्चों में जिनमें लगातार 2 सप्ताह या अधिक के लिए खांसी या बुखार, बच्चों में भी वही क्राइटेरिया लागू होता है। अगर 2 सप्ताह से अधिक की खांसी या बुखार है, या वजन में कमी हो रही है, या बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी टीबी का एक लक्षण है। संक्रामक टीबी के संपर्क के पुराने मामलों को संदर्भित करता है, यानी कि अगर किसी के माता पिता को टीबी है या उस परिवार में किसी सदस्य को टीबी है और उसके बच्चे में ये लक्षण दिख रहे हैं तो वो भी टीबी का संभावित रोगी माना जाता है। पिछले 3 महीनों में अस्पष्टीकृत रूप से वजन घटना या वजन में वृद्धि का इतिहास, वजन में कमी को परिभाषित करने के लिए पिछले 3 महीनों में दर्ज उच्चतम वजन की तुलना में 5% से अधिक शरीर का वजन घटने से है। अगर 5% वजन घट रहा है तो वो टीबी का संभावित रोगी माना जाएगा। और इसके साथ ही पिछले 2 साल में किसी भी प्रकार से ग्रस्त टीबी मरीज के संपर्क में आने वाले लक्षण युक्त बच्चे को भी टीबी होने का खतरा हो सकता है। अगर 2 साल से अधिक समय से अगर कोई बच्चा किसी टीबी के रोगी से संपर्क में आता है, अगर उसमें भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो भी टीबी का संभावित रोगी होगा। इसके साथ ही संभावित DRTB मतलब संभावित ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मरीज किसे मानेंगे, वे मरीज होता है जो कि रिफाम्सिन प्रतिरोधी स्क्रीनिंग के लिए पात्र है या निदान के समय या DSTB या H मोनोपोली के लिए उपचार के दौरान इनमें निम्नलिखित रोगी शामिल है, मतलब ये रोगी हो सकते हैं। सभी अधिसूचित टीबी रोगी, सार्वजनिक अथवा निजी। जो संभावित DRTB ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के मरीज हैं उनमें जितने भी जो टीबी रोगी है रजिस्टर्ड, चाहे उनका इलाज सरकारी या प्राइवेट में चल रहा हो, वो सब DRTB के संभावित मरीज माने जाते हैं। उनकी UDST जांच करवाना जरूरी है। स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट लेने के बाद भी माइक्रोस्कोपी जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले रोगी, ट्रीटमेंट फेलियर। अगर कोई मरीज टीबी का इलाज ले रहा है और उसके फॉलोअप में माइक्रोस्कोपी की जांच पॉजिटिव आ रही है या वो फेलियर हो गया तो वो संभावित DRTB का मरीज होगा। ट्रीटमेंट फेलियर ओरल H मोनोपोली रेजिमेन, अगर H मोनोपोली रेजिमेन ले रहा है और उसका ट्रीटमेंट फेलियर हो गया है तो वो भी संभावित ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मरीज माना जाता है। पेडियाट्रिक मरीज जो कि क्लिनिकल नॉन रेस्पोंडर होते हैं, अगर कोई बच्चा है अगर वो क्लिनिकल रूप से टीबी डायग्नोस हुआ है, वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो वो भी टीबी का संभावित रोगी माना जाएगा। क्षय रोग का निदान करते समय निम्न बिंदुओं पर भी ध्यान किया जाना चाहिए। अगर आप टीबी के मरीजों का इलाज कर रहे हैं तो इन बिंदुओं पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या आप स्वास्थ्य कर्मी हैं तो इस बारे में, या अगर आपके घर में कोई टीबी का मरीज है तो इस बारे में भी आपको देखना चाहिए। उपयुक्त के अलावा अन्य कोई भी संबंधित लक्षण क्षय रोग की ओर संकेत करता हो, जैसे क्षय रोग से संबंधित लक्षण के साथ चेस्ट एक्सरे में कोई असमानता, अगर चेस्ट एक्सरे में कुछ परिवर्तन आ रहा है तो वो टीबी का संभावित रोगी होगा। क्षय रोग का पिछला इतिहास होना, अगर पहले उसने टीबी की कभी दवाई ली है तो वो भी टीबी का संभावित मरीज माना जाएगा। HIV, मधुमेह, पल्मोनरी टीबी के संपर्क में आने वाले व्यक्ति में एक दिन के लक्षणों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर एक दिन भी अगर
मरीजों में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो वो संभावित रूप से टीबी के मरीज माने जाते हैं। सामाजिक और नैदानिक रूप से कमज़ोर आबादी की नियमित अंतराल पर टीबी के लिए जांच की जानी चाहिए। वे सामान्य व्यक्तियों की तुलना में तेज़ी से संक्रमित होने और बाद में रोगग्रस्त होने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि जो आबादी कमज़ोर है, गरीब है, या ईंट भट्टों या स्लम में निवास करते हैं, या एक मकान में अधिक आबादी रहती है, तो ऐसे मरीज, या लेबर क्लास, तो उन मरीजों या उन घरों की स्क्रीनिंग में जिनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वो भी टीबी के संभावित रोगी माने जाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नियमित आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।